guys, how are you? Myself Lucky Chomal. Welcome to my YouTube channel. So guys, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, उससे पहले हम ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं, परासरण। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए हम क्या लेते हैं, एक बकेट लेते हैं, उसमें क्या लगा देते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। देखो, जैसे हम चाय छानते हैं, ठीक है, चाय छानते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? छलनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, चाय छानते हैं तो हम छलनी लगाते हैं। ठीक है, तो देखो, उसमें से जो है, जो चाय पत्ती की जो पार्टिकल्स है, जो चाय पत्ती के जो कण हैं, वो छलनी के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, और चाय नीचे आ जाती है। ठीक है, क्यों आ जाती है? क्योंकि जो चाय पत्ती के जो पार्टिकल्स है वो छलनी के पार्टिकल्स से बड़े हैं। ठीक है, जो उसके जो हॉल्स हैं उससे क्या है, बड़े हैं। ठीक है, वो कण जो हैं वो क्या हैं, बड़े हैं। किसके? चाय पत्ती के, जिससे वो क्या नहीं आती, नीचे नहीं आती, मतलब छलनी से वो क्या नहीं छनती नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चाय है वो क्या है, उसके जो कण हैं वो क्या है, जो छलनी है उसके हॉल से छोटे हैं, इसलिए वो आ जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, ये छलनी की तरह ही होती है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या लेंगे हम, एक साइड में क्या लेंगे, बकेट के एक साइड में क्या ले लेंगे, सॉल्वेंट ले लेंगे, बीच में हम क्या लगा देंगे, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, और इस साइड में हम क्या ले लेंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब इसमें किसके किसके पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। ठीक है, एक साइड हमने क्या ले लिया है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ले लिए हैं, सॉल्वेंट ले लिया है, और एक साइड हमने क्या ले लिया है, सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या होता है, ये जो सॉल्वेंट की जो सॉल्वेंट है, ये किसकी ओर गति करता है, सॉल्यूशन की ओर गति करता है। ठीक है, देखो इस साइड ही कर रहा है, जब जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ गति करता है। इसी कंडीशन को, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने लिख रखा है इसमें, देखिए, जब विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है। देखो, सॉल्यूशन को क्या किससे पृथक रखा जाता है, किससे अलग रखा जाता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से अलग रखा जाता है। तो विलायक, तो जो सॉल्वेंट है वो विलयन की ओर गति करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो, तो विलायक विलयन की ओर गति करता है, सॉल्वेंट किसकी ओर गति कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ गति कर रहा है ना। इसमें इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, या फिर अब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए मैंने सॉल्वेंट की मान ली C1, ठीक है, और सॉल्यूशन की मान ली C2। तो जो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, किससे, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन से कम है। ठीक है, सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो अभी क्या बोला है, अथवा वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी, सॉल्यूशन की, तो क्या बोल रहा है, और सॉल्वेंट की कम है, तो क्या हो गया, वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की और विलायक के अणु, किसके, सॉल्वेंट के जो अणु है, सॉल्वेंट की जो अणु है वही तो क्या कर रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर रहे हैं। ठीक है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से गुजर रहे हैं, तो गुजरते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को ही कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, परासरण दाब। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था,
ऑस्मोसिस में हमने क्या किया था, एक बकेट ली थी, उसमें पहले बीच में क्या लगा दी थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी थी, ठीक है। और एक साइड हमने क्या ले लिया था, एक साइड हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट लिया था, ठीक है। और एक साइड हमने लिया था सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या कर रहा था, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ गति कर रहा था। तो अब क्या करना है, हमें इस गति को रोकना है, ठीक है। दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो उसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक पिस्टन लगा देंगे, उससे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों है ये इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो परासरण की क्रिया थी ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, कि इसमें जो परासरण की जो क्रिया हो रही थी, हमारे सॉल्वेंट किसकी तरफ जा रहा था, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, ठीक है। इसको ही तो बोलते हैं ना परासरण। तो ये जो परासरण का जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस हो रहा था, इसको रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। उसे ही क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। देखो इसे क्या कहा जाता है, देखो हम लिखेंगे, परासरण दाब को किससे डिनोट किया जाता है, परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं। परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाया जाता है, जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे ही परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, परासरण दाब को मैंने बताया पाई से डिनोट करते हैं, और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, पिस्टन से हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट है वो किसकी तरफ जा रहा था, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, इसे ऑस्मोसिस कह रहे थे। तो इस प्रोसेस को हमें रोकना है, ठीक है। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसको रोकना है, क्या करके, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो जब जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे उसे ही क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम। देखो जो वॉन हॉफ था उसने क्या किया था, इस पे गैस के नियम लागू किए थे, ठीक है। वॉन हॉफ ने गैस का नियम लागू किया था। तो फर्स्ट आता है इसमें want of बॉयल का नियम, want of बॉयल का नियम। want of ने सॉल्यूशन के लिए किसके नियम लागू किए थे, गैसों के नियम लागू किया। तो फर्स्ट आता है want of बॉयल का नियम। want of बॉयल का नियम क्या होता है, निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब उसकी कॉन्सेंट्रेशन के, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, के समानुपाती
होता है। देखो वॉन्टॉफ ने बोयल का नियम दिया था, इसके लिए क्या दिया था कि जो निश्चित टेम्परेचर मतलब निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब, ठीक है, विलयन का परासरण दाब, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देखिए हमने परासरण दाब को किससे डिनोट किया था, पाई से। वो किसके समानुपाती होता है, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो पाई समानुपाती क्या आ गया, सी। अब देखो सी बराबर क्या होता है, 1/v होता है। तो हम क्या लिख देंगे, पाई समानुपाती 1/v, ठीक है। अब देखो सेकंड नियम इसने दिया था, वॉन्टॉफ दाब व ताप का नियम। वॉन्टॉफ ने सेकंड लॉ क्या दिया था, वॉन्टॉफ दाब व ताप का नियम। इससे क्या बताया था उसने, निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर देखो क्या है, वांट ऑफ दाब का नियम, निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का परासरण दाब, ठीक है। सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों नियमों को मिलाएंगे। दोनों नियमों को मिलाने पर क्या आ जाएगा, दोनों नियम कौन से, वांट ऑफ बॉयल का नियम और वांट ऑफ दाब व ताप का नियम। दोनों विलयनों को मिलाने पर क्या आ जाएगा, दोनों नियमों को मिलाने पर आ जाएगा हमारा पाई समानुपाती T/V। देखो फर्स्ट हमारा क्या था, पाई समानुपाती 1/V, और सेकंड क्या था, पाई समानुपाती T। तो ये T कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 1 की जगह, तो पाई समानुपाती T/V आ जाएगा। अब देखो सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या कांस्टेंट लिख देंगे हम, एस कांस्टेंट लिख देंगे, STV, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो तो क्या आ जाएगा, पाई वी इधर चला जाएगा पाई के साथ में, तो पाई वी बराबर ST। अब देखो 1 मोल के लिए अगर हम लिखें, 1 मोल के लिए लिखें तो क्या आ जाएगा, मोल को किससे डिनोट किया जाता है, N से। तो क्या आ जाएगा, पाई वी बराबर NST, ठीक है। अब देखो जो S है यहाँ पे हमारा क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, गैस स्थिरांक के बराबर होता है। जो S है वो किसके बराबर होता है, R, ठीक है, R के बराबर होता है, गैस स्थिरांक के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R भी ले सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, पाई वी बराबर NRT। देखो R भी क्या है, कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है, ठीक है, और S हमारा क्या है, विलयन स्थिरांक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं S की जगह। तो क्या आ जाएगा हमारा, पाई V इज इक्वल टू NRT, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो अब थर्ड हम लेते हैं परासरण दाब एवं विलय के अणुभार के लिए, विलय का अणुभार। देखो हमारा क्या आया था अभी, पाई वी बराबर NRT, ठीक है। अब देखो विलय के मोल होता है N, ठीक है, विलय के मोल
विलय की मोल होता है n, ठीक है। तो n बराबर हमारा होता है WB अपॉन MB, हमने पहले भी पढ़ा था। WB यहाँ पे क्या है, WB यहाँ पे होता है विलय का भार या द्रव्यमान, विलय का भार। और MB यहाँ पे क्या होता है, MB इज इक्वल टू होता है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें n की वैल्यू क्या आई, WB अपॉन MB, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना WB अपॉन MB। तो पाई V इज इक्वल टू WB अपॉन MB RT, ठीक है। अब देखो MB है, MB को इधर ले गए, MB को इधर ले जाएंगे, MB को इधर ले गए और पाई V को इधर ले आए, तो क्या आ जाएगा, MB इधर आ जाएगा। तो WB RT अपॉन पाई V, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।